Assalamu alaikum friends, my name is Ishan Rahim and you are watching my YouTube channel Chemistry with ZR। लास्ट वीडियो के अंदर हमने MCQs कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 5 पार्ट्स कर लिए थे ना। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो चले मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है गिव रीजन दैट 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मासेस बट हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि हमें रीजन देना है कि 1 मोल अगर हमारे पास कोई कंपाउंड मौजूद हैं उनके मासेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। इन डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट ड्यू टू विच 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मासेस। उनके एटॉमिक मासेस क्योंकि डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से 1 मोल में उनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वाइल अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये बात हमें पता है कि एवोगैड्रोस लॉ के तहत अगर 1 मोल कोई भी कंपाउंड मौजूद है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एग्जांपल जरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 मोल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एलिमेंट अलग है, ऑक्सीजन एलिमेंट अलग है, इनका मास निकला हुआ है 64 ग्राम्स। क्योंकि कंपाउंड है और 1 मोल है तो पार्टिकल्स आपके पास सेम होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। नाउ सेकंड एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, इनका मास निकाल लिया 100। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम है 6.02 एक्सपोनेंट 23। देखिए मास डिपेंड कर रहा है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं। सल्फर और ऑक्सीजन था, इनका मास 64 आया। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, इनका मास 100 आया। ठीक है, तो 1 मोल में जो है मासेस डिफरेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल आपके पास सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 233 grams of uranium have equal number of atoms in them। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम के अंदर और 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इक्वल हैं। तो एक चीज यहाँ समझिएगा कि सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है और यूरेनियम भी हमारे पास एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए हमेशा हम एटम्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड होता तो फिर हम वहाँ पर मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल करते। नाउ सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास हमारे पास 23 ग्राम होता है और यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक मास हमारे पास 238 ग्राम होता है। ठीक है, दोनों के मासेस आपको गिवन है और आपको पता है 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। सोडियम आपके पास एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ यूरेनियम, ठीक है, इसका एटॉमिक मास गिवन है 238 ग्राम और एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो सेम होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। नाउ 23 grams of sodium and 238 grams of uranium have 1 मोल। ठीक है, दोनों के 1 मोल हैं तो ग्राम्स के अंदर अब 1 मोल है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मीन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर हो गया। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। ग्लूकोज में आपको पता है 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपके पास 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं और
आपके पास जो है 6 ऑक्सीजन होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है हमारे पास C6H12O6, ये आपके पास रेशियोज हैं एलिमेंट का ग्लूकोज में। नाउ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड is the mass percentage of the element present in the compound. परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट की मास कंपोजिशन क्या है, मास परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला एमसीक्यूज में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of an element in 1 mole of compound divided by molar mass of compound multiply by 100। इस फॉर्मूले के थ्रू हम परसेंटेज एलिमेंट्स की फाइंड आउट करेंगे। पहले हम, क्योंकि मोलर मास यूज हो रहा है कंपाउंड का, तो पहले हम ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 72, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 96, तीनों को ऐड करेंगे 180 ग्राम पर मोल। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के आपके पास 6 एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ, तो ये आ गया 72 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास 40% कार्बन के आ गए। इसी तरीके से हाइड्रोजन हमारे पास 12 ग्राम आ रहे थे 1 मोल में, तो डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ गई 6.66%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 96 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 53.33%। तो ये हमारे पास ग्लूकोज में तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज इज 6.66 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज 53.33%। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने एमसीक्यूज में भी एक प्रॉब्लम किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व व्हेन 5 grams ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर कंप्लीटली डिकम्पोज थर्मली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें वेट फाइंड करना है ऑक्सीजन गैस का, कि जब 5 ग्राम्स आपके पास पोटेशियम क्लोरेट कंप्लीटली क्या हो रही हो, जो डिकम्पोज हो रही है। इक्वेशन हम देख लेते हैं इसकी। इक्वेशन आपको पहले लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन आप लिखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए पहले हमने यहाँ लिखा पोटेशियम क्लोरेट एरो KCl प्लस O2 इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 थे ऑक्सीजन, तो 3 हम बना नहीं सकते हैं, यहाँ पे 3 लगा दिए, 3O2 बन गया। नाउ यहाँ 6 करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। नाउ 2 पोटेशियम बन गए, 2 आपके पास क्लोरीन बन गया, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर बन गए, लगा दिए हमने। ठीक है, तो यह इक्वेशन बन जाएगी 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 moles ऑफ O2। मोलर मास हम निकाल लेंगे पोटेशियम क्लोरेट का, मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमने निकाल लिया। बिल्कुल वही मेथड है जिस तरीके से हम निकालते हुए आ रहे हैं, तो इसका मोलर मास आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, नाउ मोल निकालेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मास गिवन है, मास को हम कन्वर्ट करेंगे मोल में, तो मोल का फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो 5 डिवाइड बाय 122.5, ये आ गया हमारे पास 0.041 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। नाउ अब इक्वेशन के मोल कंपेयर करेंगे कि 2 moles पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 3 moles ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लिखा हुआ है 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। जो मोल हमें गिवन है ये वाले 0.04
1 मोल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.061 मोल ऑफ O2। अब ऑक्सीजन के मोल आ गए ना। इस मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ O2 हमारे पास 32 होता है। इस मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.061 के साथ, 32 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1.952 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 5 grams of potassium chlorate completely decomposed to form 1.952 grams of O2। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसका आंसर आ रहा है 1.952 grams of O2। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, what is the relation between mass and volume of a gas at HTP। हमें पता है रिलेशन, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स का लेक्चर दे दिया था, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आगे कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, द एवोगाड्रोस लॉ स्टेट दैट 1 मोल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और यूनिट फॉर्मूला मास टेकिन इन ग्राम। देखो 1 मोल के अंदर आपको पता है, चाहे वो आपको एटॉमिक मास दिया हो, मॉलिक्यूलर मास दिया हो, या आपको यूनिट मास दिया हो, या यूनिट फॉर्मूला दिया हो, आपको वो आपके पास ग्राम में आप लेते हैं। यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयनिक मास, तो उसके बराबर होता है ऑफ एनी गैस एट HTP ऑलवेज ऑक्यूपाई आर वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ ऑफ वॉल्यूम। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी कि उसमें 1 मोल में आपके पास वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, हमेशा 22.4 dm³। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 मोल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ये कंपाउंड है, तो ये मोलर मास आ गया इसका 64 ग्राम। 64 ग्राम इजिकल टू पार्टिकल्स का भी आपने लिख दिया 6.02 x.23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वॉल्यूम देखें आपके पास, जो वॉल्यूम की बात कर रहा है वो कितना होता है 22.4 dm³ एट HTP। गैस चेंज कर दी, आपके पास मास चेंज हो गया, पार्टिकल्स और वॉल्यूम हमेशा सेम रहेंगे 6.02 x.23 मॉलिक्यूल्स, तो और वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³ एट HTP। ये डिपेंड करता है मोल पर, ठीक है। मास डिपेंड करता है, हमने पीछे एक क्वेश्चन भी किया कि वो डिपेंड करता है कंपाउंड में एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के ऊपर। बाकी वॉल्यूम और मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं मोल के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन द थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजन। ठीक है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास हमेशा जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आएगी, इसका गिवन आंसर देना है, रीजन देना है, क्या वजह है। देखिएगा जरा यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, एन एक्चुअल यील्ड इज द मास ऑफ अ प्रोडक्ट यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। It is usually less than theoretical yield. The reason for include incomplete reaction in which some amount of the reactant do not break to form a product। देखिए theoretical yield वो yield होती है जो हम theoretically फॉर्मूले से निकालते हैं, और actual yield वो yield होती है जो हम chemical reaction से निकालते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे हमें पता लगती है कि एक्चुअल यील्ड क्या आई है। तो एक्चुअल यील्ड में जब हम रिएक्टेंट मिलाते हैं तो कुछ अमाउंट जो है आपके पास वो आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं उससे कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा एक्चुअल यील्ड जो है वो कम आती है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि कभी भी कोई रिएक्शन अगर हम निकाल रहे हों उसकी एक्चुअल यील्ड हमेशा 100% आपके पास नहीं आएगी। सपोज करें कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो 2 ग्राम आ रही है, तो आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा 2 से कम आएगी। मे बी 1.8 ग्राम आ जाए, 1.9 ग्राम आ जाए, 1.7 ग्राम आ जाए, मगर कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी गैस एट HTP। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसके अंदर हम दोबारा 1 मोल को जो है कंपेयर करेंगे। द एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट HTP ऑलवेज ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एंड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल आपके पास 1 मोल में सेम है, कितने होते हैं 6.02 x.23 मॉलिक्यूल्स।
तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, और मैं आपको ये भी बात बता चुका हूँ कि पहले लेक्चर के अंदर जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें इनके लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए थे। तो 1 मोल ऑफ SO2 सेम, क्योंकि कंपाउंड है, गैस है, तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल हैं, वॉल्यूम भी सेम है 22.4 dm³ एट HTP। यहाँ पर भी आपके पास 1 मोल ऑफ O2 आपके पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल गिवन है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल, और वॉल्यूम आपके पास है 22.4 dm³ एट HTP। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी 12 क्वेश्चन किए और रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। कोई भी सवाल आपने पूछना हो, कोई आपके सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।